नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अन्नामलाई बीजेपी छोड़ रहे हैं। हालांकि ये जो अटकल उठी इसे खुद उन्होंने विराम दिया ये कहते हुए कि 4 जून तक इंतजार करिए, फिर जो है वो तय करेंगे, वो बताएंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या ये जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसकी वजह से भाजपा का मिशन दक्षिण प्रभावित होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि दक्षिण से 129 लोकसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस ने पूरा जी जान लगा दिया है उन 129 सीटों को लेकर, और इसी लिहाज से आप देखिए कर्नाटक में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, सिद्धरामैया की जगह डीके शिवकुमार को बिठाया गया, वो दरअसल इसी रणनीति के तहत कि कोई भी चूक ना हो, जैसे राजस्थान में हुई थी, जैसे छत्तीसगढ़ में हुई थी, उस तरह की गलती जो है वो कर्नाटक में ना हो। इस लिहाज से राहुल गांधी ने सिद्धरामैया को मनाया और डीके शिवकुमार को कुर्सी सौंपवा दी। और फिर आप देखिए कि केरल में कुल हिसाब किताब यही रहा कि साहब जो वहाँ के लोग कह रहे हैं, यानी केरल में जो पार्टी कह रही है, जो संगठन कह रहा है, उस लिहाज से निर्णय लिया जाए और बीडी सतीशन को बिठाया गया इसके बजाय कि केसी वेणुगोपाल को लाया जाए। फिर आप देखिए तमिलनाडु में, वहाँ सीधे सीधे कांग्रेस ने डीएमके जो डूबती नैया है उसको छोड़कर टीवीके के साथ चले गए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कांग्रेस दक्षिण में पूरी तरह से ये साधने में जुटी हुई है कि कैसे वो 129 सीटों में से ज़्यादा लोकसभा सीटें हासिल कर सके 2029 के लिहाज से। तेलंगाना में उनकी सरकार है ही है और जगन मोहन रेड्डी की बहन जो है उनके साथ ये लोग अपना मेलजोल बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है वो दक्षिण को लेकर एक्टिव है। ऐसी स्थिति में यह सवाल स्वाभाविक हो जाता है कि अगर अन्नामलाई बीजेपी छोड़ देते हैं तो जो बीजेपी का मिशन है दक्षिण को लेकर, क्या वो ठहर जाएगा, उसका क्या होगा। तो इसी पर हम लोग बात करते हैं कि असल में बीजेपी ने किया क्या है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, और किस तरीके से उसने अपने इस मिशन को एग्जीक्यूट कर दिया है। देखिए, पहली और जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 10 मई को प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, वो कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर गए थे, और वहाँ से वो आंध्र प्रदेश जाते हैं किसके घर, पवन कल्याण के घर। ये बड़ा आप एक तरह से कहें कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जब वो तेलंगाना में होते हैं तो रेवंत रेड्डी को बीजेपी में आने का निमंत्रण देते हैं, और जब वो आंध्रा में होते हैं, पवन कल्याण के घर जाते हैं, वहाँ से वो एक तरह से कहा जाए कि 2029 को देखते हुए बीजेपी गठबंधन 129 में से ज़्यादा सीटें हासिल कर सके, उस बाबत रणनीति की रूपरेखा रख देते हैं। उसका जो पहला आप एक तरह से कहें दाव है वो देखिए चंद्रबाबू नायडू ने उठा लिया है। चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी में 33% आरक्षण लागू करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन रहा है कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी मिले, और उसी बाबत ये लोग जो है लेकर आए थे 33% आरक्षण वाला, जो पास नहीं हो पाया सदन से। चंद्रबाबू नायडू की ये जो पहल है, ये पहल जबरदस्त है, आधी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिहाज से। दूसरा आप देखिए समीकरण के लिहाज से अगर आप देखें तो पाएंगे कि रेवंत रेड्डी को पीएम ने बोल दिया है आप आइए। कुछ भी हो सकता है कि ध्यान रखिएगा, जब पीएम ने बोला है आइए तो ये मानकर चलिए कि तेलंगाना में उलटफेर हो सकता है। और जब मैं उलटफेर की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, कतई नहीं कह रहा हूं। अपना ये कहना है कि पूरा गुड़ा भाग 2029 के लिहाज से बन रहा है। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी में हुआ करते थे और पुराने स्वयंसेवक हैं वो, ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी हैं, और आप इधर देखिए चंद्रबाबू नायडू कम्मा हैं और
पवन कल्याण कापू, अगर ये 3 कॉम्बिनेशन मिल जाए तो 42 सीटें जो है वो कहीं नहीं गई, 42 सीटें लोकसभा की, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला मिशन तो पीएम ने इन लोगों को सौंप दिया है, और सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी किसी के कंधों पर है तो वो चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण है। दूसरा आप देखिए क्या हो रहा है कर्नाटक में, जो राहुल गांधी ने किया है वो आप एक तरह से कहें कि बीजेपी के लिए संजीवनी है। और वैसे भी अगर आप लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा बेहतर रहा है, वहां बीजेपी के पक्ष में ही वोटिंग होती है, ये वहां का ट्रेंड रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही है। हाँ, इनको लग रहा है कि पहले क्या होता था कि वोकालिंका का भी सारा वोट जो है बीजेपी को चला जाता था, लेकिन अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या वोकालिंका का पूरा वोट बीजेपी के पास जाएगा, ये सवाल खड़ा होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि आपने हटाया किसको है, ओबीसी से त्याग पत्र लिया। सिद्धरमैया ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब आपने ओबीसी को ही नाराज कर दिया है तो मान लीजिए वो कलिंगा जो है वो पूरी तरह से डीके शिव कुमार की वजह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ चली भी जाती है, तो भी जो ओबीसी तबका है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में लामबंद रहेगा। तो इस लिहाज से आप देखिए कि कर्नाटक में तो राहुल गांधी ने ही बीजेपी का काम बड़ा आसान कर दिया है, तो इस कारण यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम चलते हैं तमिलनाडु, जहां यह माना जा रहा है कि साहब देखिए अन्नामलाई के हटने की वजह से समस्या होगी। देखिए मेरी इसमें राय बड़ी अलग है, और ये राय मैं अलग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही अन्नामलाई हैं जिन्हें अभी राज्यसभा में भेजा जा रहा था और जिनको लेकर ये चर्चा बड़ी गर्म थी कि इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, और अचानक किसी एक मुद्दे को लेकर अन्नामलाई की रायशुमारी सरकार से अलग हो गई, वो सरकार के विरोधी हो गए। वो अन्नामलाई जिनकी पदयात्रा में पीएम खुद मौजूद होते हैं, पीएम उनकी पीठ थपथपाते हैं, पीएम सभाओं में अन्नामलाई को अपने बगल में बिठाते हैं, उन अन्नामलाई से अचानक आला कमान नाराज हो जाता है, या आप यूं कहें कि आला कमान से अचानक अन्नामलाई नाराज हो जाते हैं। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है। दूसरी बात सुनिए, यही अन्नामलाई हैं जिनकी वजह से तेलंगाना की उस समय की गवर्नर तमिलाशाई सुंदरराजन का नाम है संभवतः, उनको एक तरह से कहा जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समझाया, नाराज हो गए थे। ये चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह था 2024 में। क्यों नाराज हो गए थे? क्योंकि पूर्व गवर्नर तेलंगाना ने 2024 का नतीजा आने के बाद ये कहा था कि अन्नामलाई की वजह से एआईएडीएमके का से गठबंधन तोड़ा गया, अगर नहीं तोड़ा गया होता तो हम लोग ठीक कहते, ठीक प्रदर्शन करते। ये बात अमित शाह को ठीक नहीं लगी थी और उन्होंने उनको समझाया था। अब आप सोचिए कि जिस नेता के पीछे अमित शाह भी खड़े हैं, नरेंद्र मोदी भी खड़े हैं, और उनको वो केंद्र में ला रहे थे, उनको वो मंत्री बना रहे थे, अचानक वो नाराज हो गए। देखिए ये मसला अचानक नाराज होने वाला नहीं है, यहां खेल बड़ा है। तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में जिस तरह से अब की बार वोट हुआ है, उस वोट ने एक बात तो बड़ा साफ कर दिया है, क्या कि लोग डीएमके और एआईडीएमके को वोट नहीं देना चाहते हैं, उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं। वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ भी नहीं जाना चाहते, वो एक नए विकल्प की तलाश में है, और थलपति विजय ने उन्हें वो विकल्प दिया है। कांग्रेस ने इसको भागते हुए तुरंत जो है जहाज बदल दिया, क्योंकि कांग्रेस 2029 देख रही, छटपटा रही किसी तरह से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अच्छा, पश्चिम बंगाल की हार के बाद इनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई है, यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार गई, तो अब राहुल गांधी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। अब राहुल गांधी अकेले नेता हैं। अभी तक तो कहा जाता था ना कि साहब देखिए अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी हैं, लेकिन अब तो ये बात भी नहीं रही, पार्टी उनकी अलग टूट रही है।
उस लिहाज से अगर आप देखें तो राहुल गांधी सबसे मजबूत नेता के तौर पर दिख रहे हैं विपक्ष में। ठीक है साहब, तो इन लोगों की जो है ये जो दावेदारी है, उस दावेदारी को मजबूत करने के लिए ये ठग से टीवीके के साथ चलेंगे। अब सरकार वहां टीवीके की जो है कांग्रेस ही चला रही एक तरह से आप देखें तो, क्योंकि थलपति विजय को कोई अनुभव तो है नहीं सरकार चलाने का, और पी चिदम्बरम सरीखे जो दिग्गज हैं वो सब वहीं से आते हैं। तो आप समझिए क्या खेल चल रहा होगा। कहना अपना ये है कि वहाँ की जो जनता है वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहती, कांग्रेस को देखना नहीं चाहती, डीएमके से वो ऊब चुकी है, एआईएडीएमके में वो ताकत नहीं बची है, इसलिए टीवीके के साथ वो खड़े हुए। लेकिन ये जो अभी समय चल रहा है इसमें आप देखिए कि अभी तो जो चुनाव होना है वो 3 साल बाद होना है लोकसभा का, तो 3 साल के भीतर जो टीवीके है उससे भी लोगों का मोह भंग होगा, तब वो किधर जाएंगे। अन्नामलाई जो पार्टी बना रहे हैं या उनसे जो पार्टी बनवाई जा रही है वो दरअसल वही विकल्प खड़ा किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा 2024 में अगर कोई बेहतर विकल्प तमिलनाडु में होता तो डीएमके 22 सीट नहीं पाती। या आप जानिए इतनी नाराजगी थी लोगों में, सोचिए। तो 2029 के लिहाज से ये जो मिशन है ये बीजेपी का है, इसी में चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदारी दी गई है, और मेरा अपना मानना है कि उसी के तहत अन्नामलाई को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।